हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत में कौन कौन से नए राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि आपके चालुक्य, पल्लव और क्षेत्रीय राजवंश, और उत्तर भारत के जो प्रसिद्ध राजपूत राजवंश है उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजपूत वंशों के बारे में। तो इसमें पहला है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश को अग्नि कुल के राजपूतों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। गुर्जर जाति का सबसे पहला जो उल्लेख है वो हमें पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। और मध्यकालीन भारत में जो गुर्जर प्रतिहार है, इन्होंने कन्नौज पर शासन किया था। कन्नौज वही है जिसे हर्षवर्धन ने बहुत ज्यादा समृद्ध कर दिया था, और हर कोई चाहता था हर्षवर्धन के बाद कि उसका शासन कहाँ हो, कन्नौज पर हो, क्योंकि कन्नौज के पास बहुत सारी संपत्ति थी, वो बहुत ज्यादा विकसित हो गया था। तो हर कोई चाह रहा था कि कन्नौज पर क्या हो, उसका शासन हो, क्योंकि अगर जिसका कन्नौज पे शासन होगा इसका मतलब उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी, मतलब वो प्रतिष्ठित राजा है, बड़ा राजा, ऐसा मानते थे उस समय के लोग। अगर संस्थापक और प्रमुख शासक की बात करते हैं तो इस वंश की स्थापना करी हरिश्चंद्र नामक एक राजा ने, लेकिन इसका जो वास्तविक शक्तिशाली शासक जो हुआ वो हुआ आपका नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल चला 730 से 756 ईस्वी के पूर्व। इसे मिलिशियों का नाशक भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो राजा हुआ वो हुआ आपका वत्सराज। वत्सराज भी इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। इसके समय में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया, जिसे त्रेतीय कन्नौज संघर्ष भी कहते हैं। तो ये जो आपका त्रिकोणीय संघर्ष है ये स्टार्ट हुआ था आपके जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। तो हुआ क्या, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो कोई एक अर्जुन नाम का व्यक्ति था, हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार वगैरह रहा हो, इसके बारे में भी पूरी पुष्टि नहीं होती है कि कौन था ये अर्जुन, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि होगा कोई रिश्तेदार। तो उसने शासन किया। उसके बाद अर्जुन के बाद एक यशोवर्मन है, उसने शासन करा। यशोवर्मन का जो दरबारी कवि है वो कवि उसका वाकपति था। और यशोवर्मन के वंश के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। यशोवर्मन ने उत्तराखंड भी जीता था। उसके बाद लगभग 150 साल तक का क्या चला, अंधकाल चला। अंधकाल का मतलब है कि हमें पता ही नहीं है उसकी उस बीच में हुआ क्या, उस 150 सालों का जो समय था उस समय क्या घटनाएं हुई कन्नौज से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमें अभी तक नहीं पता चली। उसके बाद एक वंश देखने को मिलता है जिसका नाम है आयुध वंश। तो आयुध वंश में आपके दो राजा थे, एक था चक्रायुद्ध और एक था इंद्रायुद्ध। अब ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा अयोग्य शासक थे, बिल्कुल ही बेकार शासक थे। तो अब कन्नौज जैसी जो संपदा, बिल्कुल संपदा वाला जो राज्य है, उसके उसके ऊपर कौन शासक बैठा, एक ऐसे अयोग्य शासक बैठे, चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध। तो अब यहाँ पर जब अयोग्य शासक बैठे तो इसके आसपास के जो राजा हैं जो कि योग्य हैं, उनमें आपस में क्या होने लगा, कन्नौज को पाने के लिए संघर्ष होने लगा। तो इसमें अगर हम देखें, ये समझ लो यहाँ पे आपका कहीं पे कन्नौज है, ठीक है, यहाँ पे आपका कन्नौज इस टाइप पे था। यहाँ थे बंगाल में उस समय शासन कर रहे थे आपका पाल वंश, और यहाँ पे आपका कर रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश, ये राजस्थान साइड में, ठीक है। और यहाँ दक्षिण में इस साइड में यहाँ पे थे आपके राष्ट्रकूट। तो उस समय ये जो तीन वंश थे ये बहुत शक्तिशाली थे। तो इन तीनों ने आपस में कन्नौज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया, और इस संघर्ष की शुरुआत करी गुर्जर प्रतिहारों ने। तो गुर्जर प्रतिहारों ने कहा कन्नौज पर हम शासन करेंगे। तो पाल वंश ने कहा भाई हम कम है क्या। फिर राष्ट्रकूट ने वहां से कहा हम भी तो हैं। तो इन तीनों का क्या हुआ, लगभग 500 सालों तक ये आपस में लड़ते रहे। पहले मतलब दादा ने अगर लड़ाई शुरू की तो उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, और ये लोग लड़ते रहे। इसमें जो राष्ट्रकूट वंश है वो कभी नहीं हारा, लेकिन ये नीचे था, तो इसलिए ये यहाँ पर शासन बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाया। मतलब जब ये यहाँ जीत कर जाते थे, वापस जाते थे, तो फिर ये क्या करते थे, या तो कभी जो ये प्रतिहार वंश है वो शासन कर लेगा, पाल वंश कर लेगा। इस की शुरुआत करी, त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत करी आपके गुर्जर प्रतिहारों ने, और लास्ट में जो जीत है वो भी किसकी हुई, प्रतिहारों की ही हुई, ठीक है। फिर प्रतिहार शासक जो मिहिर भोज है उसने अपनी राजधानी बना लिया कन्नौज को, ठीक। तो ये जो संघर्ष की शुरुआत हुई वो किसके समय में शुरुआत हो गई थी, आपके वत्सराज के समय में शुरुआत हो गई थी। तो जिस समय आपके गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था आपका वत्सराज, उसी समय आपका जो पाल वंश है वहां का राजा था आपका धर्मपाल, और राष्ट्रकूट वंश में था आपका ध्रुव, ठीक है। तो इनके बीच बहुत लंबे समय तक अभी क्या चला, संघर्ष चला। अब देखो फिर आपका जो अगला राजा आया वो आया मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और इसने आदि वराह की उपाधि धारण करी, और ये वैष्णव धर्म यानी कि विष्णु भगवान की पूजा किया करता था, उनको मानता था। इसी के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था। अगला जो शासक है वो है आपका महेंद्रपाल प्रथम या राजशेखर। मिहिर भोज के बाद उसका जो पुत्र है महेंद्रपाल वो राजा बना। इसका शासनकाल है 885 से 910 ईस्वी तक।
इसके गुरु थे प्रसिद्ध कवि राजशेखर। तो राजशेखर किसके गुरु थे? आपके महेंद्र पाल के गुरु थे, महेंद्र पाल प्रथम के गुरु थे, और ये बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के कवि भी थे। राजशेखर ने कुछ प्रमुख रचनाएं करी हैं, इन रचनाओं का आप नाम याद रखिएगा। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्युत शाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? राजशेखर की हैं। उसके बाद क्या हुआ? 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण होने लगे। देखो, एक दो नाम आपको एक जैसे मिलते हैं अरबों वाले आक्रमण। एक हो गया आपका महमूद गजनवी और एक है आपका मोहम्मद गौरी। इन दोनों में बहुत बार तुलना करी जाती है कि इनके आक्रमण का महत्व क्या था, यानी कि इनके आक्रमण का उद्देश्य क्या था। देखो, महमूद गजनवी चाहता था कि भारत में जितनी भी संपदा है उनको लूटा जाए। अब ये जो संपदाएं थी वो सारी की सारी कहाँ हुआ करती थी? उसमें मंदिरों में हुआ करती थी, क्योंकि मंदिरों से आपकी शिक्षा, मंदिर एक तरीके के विद्यालय का काम करते थे, लोगों को खिलाने पिलाने का, और काफी सारी जो संस्कृति का केंद्र थे, शिक्षा का केंद्र थे, वो सारे मंदिर हुआ करते थे। तो वहां पूजा होने के अलावा बाकी चीजें भी होती थी, तो मंदिरों को दान भी बहुत ज्यादा मिला करता था। तो जो मंदिर थे वो क्या थे? वहां पे बहुत ज्यादा पैसा, सोना चांदी सब कुछ हुआ करता था। तो गजनवी को इस बात की जब खबर लगी तो उसने कहा ये तो बढ़िया है, तो उसने अपने टारगेट कहाँ बनाए? मंदिर बनाए। और उसी समय क्या हुआ था? आपका जो इस्लाम धर्म का उदय भी हुआ था 700 के आसपास, ठीक है, 600-700 के आसपास इस्लाम धर्म का नया नया उदय भी हुआ था। तो इसने क्या करा? उसको एक हथियार की तरह यूज भी करा धर्म को, और इसने सारे जो मंदिर है वहां पे लूटपाट मचा दी। और इसने गजनवी ने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण करा है, ठीक है। तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण है वो शुरू हुआ 1018 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने प्रतिहार शासक राज्यपाल को हराया और उसे अपने अधीन कर लिया। और ये भी कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों ने जो विदेशी आक्रमणों के समय भारत की क्या निभाई थी? द्वारपालों की भूमिका निभाई थी। यानी कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे उनको रोकने का काम किसने किया था? बहुत लंबे समय तक गुर्जर प्रतिहारों ने किया। अगला जो वंश है वो है आपका गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश चंद्रदेव ने लगभग 1085 ईस्वी में कन्नौज में इस वंश की स्थापना करी। गढ़वालों का जो मूल स्थान था, यानी वो मूल निवासी कहाँ के? विंध्याचल पर्वत के हैं। इसके जो प्रमुख शासक हुए वो हुए आपके गोविंद चंद्र। इस वंश का सबसे यशस्वी और कुशल शासक था। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अब जयचंद का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं सुना है, तो आपने वो पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी तो सबने सुनी है, जिसने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है तो पृथ्वीराज चौहान वाला नाटक तो जरूर देखा होगा, मूवी देखी होगी। तो पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी संयुक्ता, उनके पिता थे जयचंद। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? जयचंद की पुत्री संयुक्ता को भगा ले जाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं, और पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक भी बनाया जाता है। जबकि जयचंद क्या चाहते थे? वो खुद दिल्ली पर राज्य करना चाहते थे। तो इन दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। तो जब ये जो आपका मोहम्मद गौरी है वो जब आक्रमण करने के लिए आया, तो मोहम्मद गौरी ने जब पहली बार आक्रमण किया तो वो था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ आपका 1191 ईस्वी में। तो इस समय तो मोहम्मद गौरी हार गया। फिर जयचंद ने कहा भाई तुम हार गए हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी की हेल्प करी, ठीक है, किसको हराने में? अपने ही जो राजपूत राजा है पृथ्वीराज चौहान, उसको हराने में। फिर 1192 में दोबारा से होता है तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब जयचंद को लगता है कि जैसे महमूद गजनवी आक्रमण करता था, उसने लूटपाट करी और चला गया, तो ऐसे ही मोहम्मद गौरी भी करेगा। लेकिन मोहम्मद गौरी के शासन का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गौरी यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, वो राज करना चाहता था भारत में। उसका तो मोटो ही अलग था, वो क्या करना चाहता था? राज करना चाहता था। तो इसने क्या किया कि चलो पहले पृथ्वीराज चौहान को ठिकाने लगाया, उसके बाद इसने अगले 2 सालों में, अगले ही दूसरे साल इसने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध लड़ा गया और जयचंद को मार दिया गया। तो इसने अपने ही भाई को, यानी अपने ही दामाद को एक तरीके से धोखा दिया, और धोखे का बदला क्या होता है? ऐसे ही होता है उसका परिणाम। तो 1194 ईस्वी में क्या हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया। इसको ध्यान रखना। फिर अब बात करते हैं चौहान डायनेस्टी की। चौहान वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने करी थी। इनका जो मुख्य केंद्र है वो शाकुंभरी था, ये अजमेर के निकट है अभी वर्तमान समय में। इस वंश के शासकों ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज चौहान इसी वंश, चौहान वंश का ही सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। इसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान फेमस है ना, वो यही वाला है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ये 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसे राय पिथौरा के नाम से भी जानते थे।
अभी मैंने बता दिया तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, किसके बीच में? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी हार गया। फिर अगले साल आपका 1192 ईस्वी में क्या हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जो कि आपके सेम इन्हीं दोनों लोगों के बीच हुआ, लेकिन परिणाम अलग हो गया। इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पकड़कर मार दिया होता ना, तो भारत का इतिहास ही फिर कुछ अलग ही होता। लेकिन वही है भाई, क्षमा कर दो, छोड़ दिया इन्होंने, गलती करी पृथ्वीराज चौहान ने छोड़कर। अगर उसी समय अपने दुश्मन को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया जाता, तो फिर भारत का जो इतिहास है वो बिल्कुल अलग होता, हमें कुछ अलग चीजें देखने को मिलती। ठीक है, तो अब इनको भुगतान तो करना ही पड़ा। अब मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान को लगा कि अब तो वो क्या ही मुझसे लड़ेगा, तो मोहम्मद गौरी ने एक साल में अपनी पूरी जो शक्ति है वो दोबारा से क्या करी? इकट्ठी करी, देखा कि कैसे हराया जाए पृथ्वीराज चौहान को, और जयचंद ने भी उसकी मदद करी। और अगले ही साल पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? हार गए। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान हार गए, और उसके बाद उन्हें पराजित, वो बंदी बनाया गया। फिर बाद में उसकी हत्या हो गई। फिर इसमें जो आपके पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि है चंद्र बरदाई, उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उनका ये कहना है कि उन्होंने क्या किया था? मरने से पहले मोहम्मद गौरी को मार दिया था। तो इस बीच में ये कहानी है, इसकी बहुत ज्यादा प्रमाणिकता हमें मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टोरी है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले दुश्मनी पालना मत, और अगर किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी हो जाए तो फिर दुश्मनी को पूरा समाप्त करना ही उचित रहता है। ठीक है, चलिए अगले अब हम साहित्यिक कृतियों की बात करते हैं। तो इनका जो राज कवि था वो था चंद्र बरदाई, मित्र भी था पृथ्वीराज चौहान का, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक महाकाव्य लिखा है। इससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और पृथ्वीराज विजय लिखा है, और इसके साथ ही एक हमीर महाकाव्य भी लिखा है। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयचंद। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पृथ्वीराज विजय लिखा है जयानक ने, और ये आपका संस्कृत काव्य है। अगला है आपका चंदेल वंश। इस वंश की स्थापना करी थी नन्नूक ने, और इसका उदय हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड अभी जो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला एरिया है ना, वहां पे आपका बुंदेलखंड। चंदेल वंश गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। और सामंत कौन होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सामंत वो होते हैं जिनको राजा क्या कहते हैं? राजा के बाद लगा लो, छोटे छोटे राजा समझ लो सामंतों को। तो सामंतों का काम होता था, इनको लैंड वगैरह दे दी जाती थी, कोई पैसे नहीं देते थे, कोई सैलरी नहीं मिलती थी राज्य के द्वारा, सामंतों को लैंड दे दी जाती थी। अब उस लैंड पर वो खेती कराएं, वहां पे टैक्स ले, उन लोगों से टैक्स वसूले, और उसके साथ अपनी एक सेना रखें, और जब राजा को जरूरत होगी तो ये सेना वो क्या करेंगे? राजा को प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता था। ठीक है, तो चंदेल वंश क्या था? गुर्जर प्रतिहारों के ही सामंत हुआ करते थे। एक चीज और ध्यान रखना, अब सामंत में कोई सामंत अगर शक्तिशाली और योग्य निकल आया तो फिर वो क्या करता था? नए वंश की स्थापना कर देता था। ठीक है, नए वंश की स्थापना मतलब जो एग्जिस्टिंग जो राजा है उसको हराया, और उसने अपनी शक्ति बढ़ाई, धीरे 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 करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और फिर वो क्या बन गया? राजा बन गया। इनकी जो राजधानी थी वो थी खजुराहो, जो कि अपनी कलात्मकता, मंदिर निर्माण शैली के लिए क्या है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है खजुराहो के मंदिर। इसके जो प्रमुख शासक हुए आपके कौन से वंश के? चंदेल वंश के। ये हुए आपके यशोवर्मन, इस वंश का यशस्वी शासक था। इसने खजुराहो का प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर बनवाया। इसका पुत्र धंग था, जिसने खजुराहो में कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि आपका कंदरिया महादेव टेम्पल हो गया, विश्वनाथ टेम्पल हो गया, और वैद्यनाथ का मंदिर हो गया। इसके बाद अगले जो राजा है वो है आपके मालवा के परमार। ये अलग अलग डायनेस्टी है, छोटी छोटी। ठीक है, हर्ष के बाद ये अलग अलग डायनेस्टियों का उदय हुआ भारत के अलग अलग सेक्शन में। इसके बाद है आपका मालवा के परमार। परमार वंश का जो प्रथम शासक था वो था श्रीयत या श्रीहर्ष, दो नाम मिलते हैं इसके। भोज, राजा भोज इस वंश के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय शासक थे। वो आपकी कहावत भी है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, तो ये है वो राजा भोज। और इनका शासन काल चला 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक, तो लगभग 55 सालों तक इन्होंने शासन करा है। राजा भोज को भारत के महान विद्वान शासकों में गिना जाता है। इन्हें इनकी विद्वता, इनकी इंटेलेक्ट के कारण इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, पोइट किंग इन्हें बोला जाता है। इनके काल में परमार राज्य राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा क्या हुआ? प्रॉस्पेरस हुआ। भोज एक बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने विभिन्न विषयों पर 20 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे। देखो, राजा होने के साथ साथ ये क्या है? बहुत एक विद्वान भी है। इन्होंने चिकित्सा, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, आर्किटेक्चर सब में क्या लिखे हैं? अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। इसके बाद है आपके गुजरात के सोलंकी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न एक प्रमुख राजपूत वंश है। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो राजपूतों का उदय हुआ है वो आपके अग्निकुंड से हुआ है। ठीक है, तो ये चालुक्य और सोलंकी ये क्या है? ये भी आपका एक प्रमुख राजवंश है। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी? मूलराज प्रथम ने करी। इन्होंने अहिंदवाड़ा, जो अभी
वर्तमान का जो पाटन है उसको अपनी राजधानी बनाया। इसके जो प्रमुख शासक थे वो थे आपके पहले भीम प्रथम, इस वंश का एक प्रमुख शासक था। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जब गुजरात पर हमला करके सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर को लूटा और नष्ट करा, तो उस समय आपके जो वहां पे शासक थे भीम प्रथम थे और उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ महमूद गजनवी का सामना किया था। लेकिन सोमनाथ का मंदिर वो लूट के लेके चला गया था, मूर्ति भी सोने की बनी थी तो वो भी ले गया। देखो उसको कोई मतलब नहीं था महमूद गजनवी को कि ये भगवान का मंदिर है, उसे मूर्तियां तोड़नी है या वो दूसरे धर्म का है। उसे मतलब था सिर्फ पैसे से, उसे सिर्फ पैसा चाहिए था, तो वो पैसा कहीं भी हो, मंदिर में हो कहीं हो, वही उसने पैसे का वो उसने वहां से पैसा लिया। बस उसने इस चीज का फायदा भी उठा लिया कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो सारे के सारे क्या है, काफिर हैं। तो और इसी के खिलाफ जो भी उसने लूटपाट करी उसको उसने जिहाद का नाम दे दिया, ताकि उसके जो सैनिक है वो बिल्कुल एक धार्मिक रूप से भी वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, लड़ने के लिए तैयार कि ये काम तो हम धर्म के लिए कर रहे हैं, टाइप इस टाइप का। तो महमूद गजनवी ने क्या करा, सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, तो भीमदेव ने उसका क्या किया, उसके आक्रमण को विफल कर दिया। ये भीमदेव अलग है, ये भीम प्रथम अलग है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। 1195 ईस्वी में भीमदेव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को भी हराया, लेकिन उसी वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर से हमला करा और अहिंदवाड़ा पर फिर उन्होंने क्या करा, अधिकार कर लिया। तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध से पहले 1178 ईस्वी में जो गुजरात है वहां पर आक्रमण किया था। उस समय जो शासन कर रहा था वो शासन कर रहा था भीमदेव, लेकिन भीमदेव ने क्या करा, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तो मोहम्मद गौरी ने ये तो उसे समझ में आ गया कि भाई गुजरात या राजस्थान साइड से तो वो एंटर नहीं कर सकता, तो फिर उसने दूसरे तरीके से ऊपर से एंटर करा, पंजाब हरियाणा दिल्ली होते हुए। अगला जो वंश है वो है आपका तोमर डायनेस्टी। तोमर वंश के संस्थापक है आपके अनंगपाल तोमर। अनंगपाल ने ढिल्लिका जो आधुनिक दिल्ली है उसे बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। राजा चोल तोमर वंश का सामंती सरदार था, ठीक है, तो सामंती सरदार था किसका, राजा चोल। तोमर वंश के शासक किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करते थे। तो कन्नौज के लिए जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये त्रिकोणात्मक संघर्ष 200 नहीं, लगभग ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है उन्हें 500 बोला था, 200 या 150 सालों तक आपका क्या चला था, त्रिकोणात्मक संघर्ष चला था। इसमें विजय कौन हुए, गुर्जर प्रतिहार इसमें विजय हुए, लेकिन राष्ट्रकूट कभी हारे नहीं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजपूत वंशों की। दक्षिण भारत में कई योद्धा, सरदार और बड़े बड़े स्वामी जो थे वो अस्तित्व में आ गए थे। तो इन व्यक्तियों को राजा अपने सामंत या माथत के रूप में मान्यता देते थे। ये राजा के दरबार में हाजिरी लगाया करते थे, सैन्य सहायता प्रदान करते थे, राजा को उपहार भेंट करते थे, जैसा कि मैंने बताया आपको सामंती प्रथा होती थी। लेकिन फिर वही, अगर कोई सामंत योग्य निकल आया और उस समय राजा से वो ज्यादा योग्य है, उससे लड़ने की क्षमता है, उसमें कॉन्फिडेंस है, मतलब जो भी उस समय के राजा वाले गुण है, तो फिर वो सामंत नहीं रहता था, फिर वो राजा बनेगा और फिर वो एक नए वंश की स्थापना करेगा। सामंती विद्रोह और स्वतंत्रता। लेकिन कई बार ये सामंत क्या करते थे, स्वयं को महासामंत, महामंडलेश्वर आदि घोषित कर देते थे। इसका अर्थ था कि वे राजा के अधिपत्य से खुद की क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की घोषणा कर दे रहे। अब खुद को महासामंत कहना, महामंडलेश्वर कहना, राजा को चुनौती देना है। तो उस सामंत को अगर लगता है कि वो राजा से जीत जाएगा तो वो क्या करते थे, इस प्रकार से खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। इसी प्रकार का एक प्रमुख उदाहरण है आपका राष्ट्रकूट वंश। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने ब्राह्मण जाति से होते हुए भी अपना जो परंपरागत पेशा है उसे छोड़कर क्या किया, शस्त्र धारण कर लिया, यानी कि वो राजनीति में आ गए, उन्होंने राजा बनना स्वीकार किया। जैसे इसके प्रमुख उदाहरण है आपके कदम्ब वंश के मयूर शर्मन जो कि कर्नाटक में हुए, गुर्जर प्रतिहार वंश के हरीश चंद्र राजस्थान में। इन दोनों ने शस्त्रों का मार्ग अपनाया, यानी कि ये वैसे क्या थे, पंडित, मतलब आपके ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन ये क्या बन गए, राजा बन गए। इन्होंने अब नए नए वंशों की स्थापना करी। इसी प्रकार से आपका गुजरात का सोलंकी जो वंश है, सोलंकी या चालुक्य वंश अग्निकुल राजपूतों से संबंधित है। मूलराज प्रथम इस वंश की स्थापना की और अहिंदवाड़ा इनकी क्या थी, राजधानी थी। भीम प्रथम इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो उस समय आपके भीम प्रथम थे। 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया। तो जिस समय 1178 ईस्वी में ये जो भीमदेव द्वितीय थे ये शासन कर रहे थे। अब ये जो भीमदेव द्वितीय है ये उस समय थे एक बच्चे, यानी कि ये क्या थे, बच्चे थे और अपनी माता नायिका देवी के संरक्षण में वहां पे शासन कर रहे थे। तो मोहम्मद गौरी ने सोचा होगा कि एक संरक्षिका तो लेडी है, वो क्या ही मुझसे जीत लेगी, और अभी जो राजा है वो तो बच्चा है, तो ये उसको थोड़ा सॉफ्ट टारगेट लगा होगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था
की जो संरक्षिका है वो भी बहुत बहादुर हैं और उन्होंने क्या किया, पूरी रणनीति से मोहम्मद गौरी को हरा दिया। अगला हुआ 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले वो हारा, उसके बाद वो क्या हुआ, जीत गया और फिर उसने अहिंदवाड़ा पर कब्जा कर लिया। अगला जो वंश है वो है आपका राष्ट्रकूट वंश। पश्चिमी दक्कन में राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के जो चालुक्य राजा हैं उनके अधीन हुआ करते थे, लेकिन 8वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूट प्रधान जो दंती दुर्ग है उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना रखी। दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान द्वारा याजक क्षत्रिय न होते हुए भी क्या करते हैं, क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण कुल से है और वो राजा बन रहे, पहले से क्या था कि राजा कौन बनेगा, जो क्षत्रिय वंश का है, तो अगर उसने क्या किया, हिरण्यगर्भ, पहले जो चालुक्य स्वामी उसको हराया, यानी जो चालुक्य को राजा था उस समय का, उसे हराया दंती दुर्ग ने और एक हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के जरिए वो राजा बनने योग्य हो गया। इस वंश के प्रसिद्ध शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाश मंदिर की एक खासियत है कि ये एक ही चट्टान से बना है, पूरा का पूरा मंदिर। जो अगर आप कैलाश मंदिर देखोगे बहुत ज्यादा सुंदर है, मैंने तो पिक्चर्स में ही देखा, अगर आपको कभी जाने का मौका मिला हो, आपने देखा हो तो आपने उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि बहुत सुंदर है। तो वो जो मंदिर है ना वो पूरा का पूरा एक ही चट्टान से बना है और इसे ऊपर से नीचे की तरफ क्राफ्ट किया गया, यानी ऊपर से नीचे की तरफ से बनाते आए हैं। तो कितनी स्किलफुल रही होगी उस समय के जो आर्किटेक्चर है, कितने स्किलफुल वो आर्टिस्ट रहे होंगे जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर बना दिया सिर्फ एक चट्टान से। अगला जो वंश है वो है आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक आपका सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु की राजधानी थी कांचीपुरम और इनका क्षेत्र कहां तक था, जो कावेरी नदी का जो डेल्टा है, कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है वो एरिया इनके पल्लव वंश में आया करता था। सिंह विष्णु का पुत्र हुआ महेंद्र वर्मन और इसके शासनकाल में भारवी नामक एक लेखक हुआ जिसने कीर्ता अर्जुनियम नामक रचना करी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कीर्ता अर्जुनियम किसने लिखी है, भारवी ने लिखी है। भारवी किसके शासनकाल में हुआ, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में हुआ। अगला जो राजा है वो है आपका नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसको हराने की याद में क्या बनाया, विजय स्तंभ। मैं जीता हूं तो उसको जीतने के लिए क्या बनाया, पिलर बनाया, एक विक्टोरियल पिलर बनाया कि ये उसकी मेरी जीत का क्या है, प्रतीक। किसने बनाया, नरसिंह वर्मन ने। किसे हराया था, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। इसके साथ ही इसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना करी और वहां प्रसिद्ध एकाश्मक रथों यानी जो 7 पैगोड़ा है उसका निर्माण करवाया। 7 पैगोड़ा वाला जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया। अगले जो राजा है वो है आपके बादामी के चालुक्य। ये सब आपके साउथ इंडिया वाले राजा है, ठीक है। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इस वंश की स्थापना करी थी पुलकेशिन प्रथम ने। चालुक्यों की राजधानी क्या है, एहोल थी। ये जो एहोल है ये इनका ट्रेड और रिलीजियस सेंटर हुआ करता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक थे। इनके दरबार में एक रवि कीर्ति, इनके दरबारी कवि है रवि कीर्ति। उनकी प्रशस्ति से पता चलता है कि इन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों तटीय क्षेत्रों में क्या चलाए थे, अभियान चलाए थे। ये है ना आपका, ये तो यहाँ पूरब में भी और यहाँ पश्चिम में भी जो भी तट वाला एरिया है वहां सब जगह इन्होंने जीतने का प्रयास करा था। इन्होंने हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया था। हर्ष का साम्राज्य इन्होंने कृष्णा तुंगभद्रा नदियों से नीचे को आने ही नहीं दिया, नर्मदा नदी से नीचे इन्होंने हर्ष को बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। तो ये भी एक बहुत महान शासक थे आपके पुलकेशिन द्वितीय। अगला है आपका चोल साम्राज्य। तो चोल वंश की शुरुआत विजयालय से हुई जो उरेयूर के छोटे से मुखिया परिवार से थे। 9वीं सदी में विजयालय ने कावेरी डेल्टा वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। इस इलाके से पहले मुटियार नाम के जो छोटे मुखिया राजा थे वो राज किया करते थे। विजयालय ने मुटियालों को हराया और तंजावुर नाम का एक क्या करा, शहर बसा दिया। इन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई और वहां पर निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। ये क्या थे, पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे और इन्होंने उरेयूर से तंजावुर तक ये क्या हुए, अपनी बहादुरी अपनी क्षमता के कारण वहां तक पहुंच पाए। और नीचे अगर आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री देखोगे तो चोल चेल पांड्य इनके बीच में बहुत संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। चोल क्या थे, पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे।